गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचआरपी नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आप सभी को ऑलरेडी पता है नोरसेट प्रिपरेशन 2023 बहुत पीक लेवल तक चल रही है सभी की। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे सभी की हम सिलेबस को कवर करें। इसी क्रम में हमने एक स्टेप आगे खुद को बढ़ाते हुए और यहाँ से अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके सामने, हाइपरटेंशन, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना दमदार सेशन शुरू करते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन क्या होता है ना। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बात करें ना, तो बीपी का बढ़ना, है ना, यानी कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से ज़्यादा होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ये देखने वाली चीज़ होती है। जो अपनी वाइटल साइन होते हैं उसके अंदर हाइपरटेंशन भी एक वाइटल साइन है। सॉरी, यहाँ से अपना ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, एक वाइटल साइन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल ऑफ एनी इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना, अगर एक ह्यूमन बॉडी, है ना, एडल्ट की अगर बीपी की ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो होता है 120/80 mm of Hg। ठीक है ना, 120/80 mm of Hg। यहाँ पर हम यदि हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मोर देन 140 to 90 mm of Hg होता है, ठीक है ना, कितना, 140 से 90 mm of Hg से अबव यदि उसका ब्लड प्रेशर हो गया, और वो भी कब, यदि हम एनी, है ना, 6 आवर ऑफ टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कोई भी 24 आवर्स में कोई भी 6 आवर का टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करके, और हम यदि उसकी कंटिन्यू टू रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर, किसी व्यक्ति का अगर कोई भी 6 आवर की टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर उसका कंटिन्यू 2 रीडिंग, मैक्सिमम कंटिन्यू 2 रीडिंग, यदि उसका बीपी मोर देन 140 to 90 mm ऑफ Hg होता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। दोबारा से सुनना, अगर किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक 6 आवर की टाइम ड्यूरेशन या 6 आवर के बीच में अगर उसका कंटिन्यू 2 रीडिंग, यदि अगर हम कंटिन्यू देखेंगे 140 to 90 mm ऑफ Hg से अबव आता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमने रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है ना। तो याद रखना, जितनी भी सीवीएस की डिजीज है, ठीक है ना, सीवीएस का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, सीवीएस या फिर कार्डियोवास्कुलर की जितनी भी डिजीज हैं उनके रिस्क फैक्टर को हम 2 टाइप के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ से यदि हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं ना, रिस्क फैक्टर, तो कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल, ठीक है, मॉडिफाइबल, और सेकंड वन होता है नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, इसको समझते हैं। मॉडिफाइबल का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिस्क फैक्टर जो डेवलप होने के बाद में हम उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइबल। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। 1 by 1 सबसे फर्स्ट वन, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल अगर सोडियम अगर कंटिन्यू, है ना, रिच सोडियम डाइट अगर कंटिन्यू ले रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन या कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, रिच सोडियम डाइट। ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन का मतलब अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए अगर रिलैक्सेशन प्रोसेस का यूज नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना,
फैट और कोलेस्ट्रॉल को अगर ज़्यादा इंटेक करता है डाइट के रूप में तो भी उसके अंदर ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। इसके अलावा सेडेंट्री या फिर लेजीनेस लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री का मतलब क्या हो गया, उसकी 24 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बिना कोई शेड्यूल के, है ना, 24 आवर्स के जो टोटल जो उसका शेड्यूल होता है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है ना, आलसीपन होता है ना उसके पूरे रूटीन के अंदर। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, अगर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है या फिर डिक्रीज फाइबर डाइट, ठीक है ना, फाइबर डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, फ्लूइड इनटेक कम ले रहा है या फिर फैट या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इनटेक कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे अगर पेशेंट एल्कोहलिक है या फिर स्मोकिंग है या फिर टोबैको यूज कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना, तो ये जो बैड हैबिट्स होते हैं ना वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, मॉडिफाइबल, है ना। तो मैंने ये जितने भी पॉइंट बताए कि हाई फैट इनटेक करना, हाई सोडियम डाइट, ज़्यादा स्पाइसी फूड लेना, इसके अलावा जंक फूड ज़्यादा इंटेक करना, मेडिटेशन या योगा या रिलैक्सेशन थेरेपी का यूज नहीं करना, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है ना, इसके अलावा कंटिन्यू स्ट्रेस वगैरह होना, है ना, किसी भी कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रेशर कंटिन्यू होता है ना उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर फैट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इंटेक कर रहा है या फिर अगर अपन बात करें सेडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह और फ्लूइड वगैरह, फाइबर डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट अगर डाइट इंटेक नहीं कर रहा है ना, ये सारे फैक्टर किसके अंदर आते हैं, मॉडिफाइबल। यानी कि अगर ये कंटिन्यू इंडिविजुअल अगर अडोप्ट कर रहा है हम इनको चेंज कर सकते हैं पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस करके, और इनको हम डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल करके। तो क्या हुआ, चेंज हो सकता है ना। अगर पेशेंट को एडवाइस किया, प्रॉपर काउंसिल किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया तो ये सारी बैड हैबिट्स को छोड़ सकता है पेशेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मॉडिफाइबल। दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर ये जितने भी फैक्टर आएंगे ना वो विदाउट कंट्रोल होगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर एज, है ना, सबसे पहला कौन सा फैक्टर आता है, एज। जितनी भी सीवीएस की डिजीज हैं वो मोर देन 50 ईयर ऑफ एज, है ना, अगर 50 ईयर है उसके बाद में मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि उसके अंदर सीवीएस की प्रॉब्लम होगी। तो एज जैसे जैसे ओल्ड एज में जाएंगे यहाँ पर, तो एक बात बताओ, एडवांस एज को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रत्येक इंडिविजुअल को कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम अपने आप अराइज होते जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा आता है जेंडर, ठीक है ना, दूसरा आता है कौन सा, जेंडर। जेंडर का मतलब मेल एंड फीमेल। तो ओबियसली रिसर्च के अंदर देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से मेल के अंदर, है ना, कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू फीमेल, है ना। फीमेल के अंदर थोड़ा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो सीवीएस की जितनी भी प्रॉब्लम है, सपोज दैट हाइपरटेंशन, मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू फीमेल। तो जेंडर के हिसाब से यहाँ पर मेल के अंदर ज्यादा और फीमेल के अंदर कम, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे तो स्पीशीज का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक तो व्हाइट पीपल होते हैं और एक होते हैं निग्रो। निग्रो का मतलब होता है ब्लैक पीपल। तो हमेशा याद रखना, जो निग्रो पीपल होते हैं, निग्रो या फिर जो ब्लैक स्किन पीपल होते हैं ना, उनके अंदर सीवीएस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू वाइट पीपल। या फिर जो ब्राउन स्किन पीपल होता है ना, उनके अंदर जो ब्राउन स्किन या फिर जो वाइट पीपल होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, कम, ये वाली कंडीशन कम देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। इसके बाद में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई डिजीज है, अगर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होती है तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। जो डिजीज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी तो ओबियसली अगर नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें ट्रांसफर होगी, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये चार फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसको मतलब हम इसको अपने अनुसार मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ये सारे के सारे फैक्टर जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में हमने देखा रिस्क फैक्टर। तो डेफिनेशन याद रखना, यहाँ पर क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति का
अगर 6 आवर की टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसका 2 बार बीपी चेक करते हैं और 2 बार कंटिन्यू रीडिंग अगर उसकी मोर देन 140 टू 90 mm ऑफ Hg आता है ब्लड प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हाइपरटेंशन। और इसके अलावा रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कितने टाइप में, 2 टाइप में। फर्स्ट वन है मॉडिफाइबल, जिनको चेंज कर सकते हैं यानी कि जो चेंजेबल है, और दूसरा हो गया कौन सा, नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो जितनी भी बैड हैबिट्स है ना वो सारे के सारे किस में आएंगे, मॉडिफाइबल में। हम पेशेंट को प्रॉपर काउंसल करके या प्रॉपर एडवाइस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू या फिर उनको चेंज कर सकते हैं। और बाकी नॉन मॉडिफाइबल के अंदर रेस, स्पीसीज, जेंडर वगैरह या फिर जनरेशन के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन हम जाते हैं, हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ध्यान से देखना यहाँ पर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। यहां पर सबसे पहले है ना जो टाइप्स आता है ना वो आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, तो यहां से देखना प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, क्लियर है। प्री हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी है ना, सिस्टोलिक बीपी तो होगा कितना, 120 से 139 mm ऑफ Hg, क्लियर है। और दूसरा डायस्टोलिक बीपी होगा, वो होगा 80 से 89 mm ऑफ Hg। तो यदि यहाँ से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का यदि हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो 120 तक तो क्या है, नॉर्मल। और मैंने बीपी का हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में क्या बताया, 140 टू 90 mm ऑफ Hg। यदि इससे ज्यादा होता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। तो 120 से 139 दैट इज प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। ये तो सिस्टोलिक बीपी का वैल्यू है। एंड आफ्टर देन डायस्टोलिक बीपी का वैल्यू क्या होगा, 80 से 89 mm ऑफ Hg। इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी है ना वर्सेज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब जो अननोन रीजन से होता है ना, यानी कि जो हाइपरटेंशन के होने का जो कारण है ना, अगर वो हमको नहीं पता है तो वो किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसी को हम आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन, ठीक है ना। यानी कि जिसका जो सोर्स है ना, होने का कारण, रीजन, अगर वो नहीं पता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी या फिर अननोन या फिर आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन। सेकंड वन आता है वो कौन सा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब जो नॉन रीजन से होता है ना, ध्यान से सुनना, जो नॉन रीजन से होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब नॉन रीजन का मतलब इसका कोई ना कोई इटियोलॉजिकल कोज होगा। इटियोलॉजिकल कोज की यदि अपन बात करें तो जैसे कोई ना कोई, अगर अपन बात करें तो कोई रीनल डिजीज है ना, जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया किसी भी इंडिविजुअल को। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर है ना बीपी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, देखो हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म, प्री इक्लेम्सिया या फिर इक्लेम्सिया, इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर कोई हेपेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से भी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो अगर कंटिन्यू, अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फीमेल अगर कंटिन्यू ओसीपी का अगर कंटिन्यू यूज करती है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ध्यान से सुनना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कंटिन्यू मालाडी, मालायन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कंटिन्यू यूज कर रहा है तो उसके अंदर भी बीपी के बढ़ने के चांसेज होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे नॉन रीजन है ना उसकी वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आई बात समझ में। तो पहला प्राइमरी नॉन रीजन, अननोन रीजन दैट इज आइडियोपैथिक, उसके बाद में सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी नॉन रीजन के, और नॉन रीजन का मैंने ये आपको कैटेगरी बता दी। इसके बाद में थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक वर्सेज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक वर्सेज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो अब देखो सीधी सी बात है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी
यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी का मतलब क्या हो गया, सिस्टोलिक बीपी होगी 120 से लेकर 139 mmHg और डायस्टोलिक बीपी होगी यहाँ पर कितना, वही बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग। प्री हाइपरटेंशन को अपन सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। 80 से और 89 mmHg क्या हो जाएगा यहाँ पर डायस्टोलिक बीपी। क्लियर हो गया। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन यानी कि जस्ट हाइपरटेंशन की पहले वाली स्टेज, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी, यहाँ से सिस्टोलिक कितना होगा 120/139 mmHg और अगर हम बात करें डायस्टोलिक बीपी तो 80 से 89 mmHg। इसके बाद में प्राइमरी यानी कि अननोन रीजन से, और सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया नोन रीजन, यानी कि इसका कारण अपने को पता है। नॉन रीजन या नॉन सोर्स ऑफ हाइपरटेंशन से होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। इसके बाद में सिस्टोलिक वर्सेज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन आता है और वो होता है सबसे लास्ट वन, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन वर्सेज मैलिग्नेंट, बिनाइन वर्सेज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना, ऑन्कोलॉजी की क्लास के अंदर मैंने बताया था बिनाइन का मतलब क्या होता है और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है। देखो सबसे फर्स्ट वन, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप होता है और जिस साइट के ऊपर डेवलप होगा अगर वो वहाँ से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड बिनाइन, है ना, यानी कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, जहाँ पर होगा ना केवल वहीं पर ही वो अपना इफेक्ट डेवलप करेगा, दैट इज बिनाइन। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, जो एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है। अब एक बात बताओ, अगर कैंसर सेल एक साइड से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर, दूसरे बॉडी कैविटी के अंदर या फिर दूसरे ऑर्गन के अंदर यदि ट्रांसफर होती है, दैट इज मोर डेंजरस। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अगर बिनाइन की बात करें ना तो कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पाई जाएगी। यानी कि अगर यहां पर देखेंगे बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर, बिनाइन हाइपरटेंशन की यदि अपन बात करते हैं तो इंडिविजुअल का जो बीपी है ना वो 200/100 mmHg इतना तक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या होगी, यहां पर कोई भी जो वाइटल ऑर्गन है ना, वाइटल ऑर्गन वो डैमेज नहीं होगा। याद रखना, कोई भी वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं होगा और बीपी 200/100 mmHg तक पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड बिनाइन। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, बीपी यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल का या फिर पेशेंट का 220/120 mmHg तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, यानी कि 220 से 120 mmHg या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी और वो क्या, कि यहाँ पर जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है ना उनके अंदर क्या हो जाएगा, डैमेज डेवलप हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, डैमेज डेवलप हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है कि बीपी ज़्यादा हुआ लेकिन अगर वाइटल ऑर्गन सेफ हैं दैट इज बिनाइन, और वाइटल ऑर्गन्स यदि अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना, और बीपी की वजह से अगर वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं ना तो उनमें एक तो होता है ब्रेन जिसके अंदर होता है स्ट्रोक, एक होता है किडनी जिसके अंदर होता है CRF क्रोनिक रीनल फेलियर, और एक होता है हार्ट जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा हार्ट फेलियर। याद रखना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर है। तो बीपी की वजह से तीनों वाइटल ऑर्गन अफेक्ट यदि हो रहे हैं, उनके अंदर कोई डिसफंक्शनिंग डेवलप हो रही है ना, तो वो कौन सा है यहाँ पर, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक, और इसके बाद आता है बिनाइन वर्सेज मैलिग्नेंट। चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम कि हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पर कौन कौन से साइन सिम्टम डेवलप होते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो बात कर रहे हैं साइन सिम्टम की, है ना, तो जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना स्टार्टिंग के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है ना, स्टार्टिंग जो टाइम होता है ना हाइपरटेंशन का, उसके अंदर पेशेंट कैसा होगा, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या हो गया, एसिम्प्टोमेटिक का होता है कि उसके अंदर कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होता है। और इसी बेस से ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसी वजह से हम हाइपरटेंशन को, है ना, साइलेंट किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर इन एडल्ट, इन एडल्ट। याद रखना, यानी कि
एडल्ट के अंदर साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हाइपरटेंशन को। क्लियर हो गया? तो यहां पर सबसे पहले तो क्या है? एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन जैसे जैसे सिम्टम्स आना अराइज होते हैं ना, उसके बाद में क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखेंगे ना, पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया, है ना, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बाद में होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नोजिया का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ठीक है ना। एक्सपल आउट, सॉरी, जो स्टमक कंटेंट है उसका एक्सपल आउट नहीं होगा, दैट इज नोजिया, यानी कि सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, दैट इज कॉल्ड नोजिया। ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा। इसके अलावा इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी ये तो होना ही है, बिल्कुल है। बीपी का क्लासिकल साइन सिम्टम ही क्या है? वाइटल साइन के अंदर देखेंगे तो बीपी क्या मिलेगी? बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा टेकीपिनिया, है ना, रेस्पिरेशन क्या मिलता है? बढ़ा हुआ। इसके अलावा टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल से क्या मिलेगा? ज्यादा। अब आ जाओ, इसके बाद इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी का मतलब है पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। ठीक है, इसके अलावा पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को खुद की हार्ट बीट खुद अपने आप विदाउट यूज ऑफ स्टेथोस्कोप यदि सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। एक पाल्पेशन होता है, वो पाल्पेशन फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक होती है। ठीक है, यहाँ पर पाल्पिटेशन है। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ हीरिंग ऑफ सेल्फ हार्ट रेट, अगर खुद की हार्ट रेट उसको खुद ही फील होता है, दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। और एक होता है प्रेस्पिरेशन या फिर एक्सेसिव स्वीटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब क्या होता है? पसीने आना, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, इरिटेबल रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, बीपी वगैरह बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और वर्टिगो, चक्कर वगैरह आएंगे। और इसके बाद में पाल्पिटेशन, है ना, पाल्पिटेशन का मतलब खुद का हार्ट बीट खुद को ही सुनाई देता है। ये सिम्टम्स आते हैं जब एक लेवल को क्रॉस कर जाता है और स्टार्टिंग में क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो यहाँ पर हमने देखे साइन सिम्टम ऑफ ए हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको अप्लाई करके हमें पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है ये बात रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले पेशेंट का जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा ना, वो एक दिन में हाइपरटेंशन के ना तो साइन सिम्टम शो कर पाता है और ना ही उसको पता लग पाएगा, है ना। और हाइपरटेंशन है ना, ये ज़्यादातर एक कंडीशन की वजह से अप्लाई होता है इंडिविजुअल का, जब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जब प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता ना, इसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन ज़्यादा अप्लाई होती है। इसकी वजह से हमें सबसे पहले तो पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, है ना, कि पास्ट के अंदर आपने कोई मेडिसिन खाई थी, कभी चक्कर आए या फिर ऐसा कोई कंडीशन जिसके अंदर आपको कोई घबराहट वगैरह, नोजिया वोमिटिंग टाइप, हेडेक वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, ब्लड विजन, ऐसा कोई साइन सिम्टम आप आंखों से देखना, धुंधलापन, ऐसा कुछ हुआ है, मतलब प्रीवियसली पेशेंट का कोई ऐसा हिस्ट्री होगा ना, उसको चेक करेंगे। इसके अलावा है फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना, पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा उसका टोटल वाइटल साइन अपन चेक करेंगे। तो जैसे अपन उसका बीपी चेक किया तो ये कितना आएगा? मोर देन 140 to 90 mmOP/Hg। क्लियर हो गया? यानी कि उसका बीपी तो कितना आएगा? 140 to 90 mmOP/Hg। और मैंने डेफिनेशन के अंदर भी यही बताया कि अगर बीपी मोर देन 140 to 90 mmOP/Hg इन कंटिन्यू टू रीडिंग विद इन 6 आवर स्पेल, यानी कि कोई भी एक 6 आवर का स्पेल होगा ना, टाइम ड्यूरेशन, उसके अंदर कंटिन्यू अगर से 2 रीडिंग अगर 140 to 90 mmOP/Hg से अबव है, दैट इज डिक्लेयर्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट, है ना। यदि हम उसका बात करें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन उसका यहाँ पर मोर देन, है ना, मोर देन 20 ब्रीथ्स, मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट मिलेगा। अगर हम उसका यहाँ पर हार्ट रेट की बात करते हैं, ठीक है ना, मोर देन 100 बीट्स, है ना, ब्रीथ्स नहीं, बीट्स पर मिनट,
ये तो हो गए उसके किसके वाइटल साइन के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर अब करवाएंगे CBC विद ESR, ठीक है, RFT LFT, ठीक है, टोटल लिपिड प्रोफाइल, क्या करवाएंगे, टोटल लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा दिया। इसके बाद 2D इको, इसके अलावा ECG, ठीक है ना, 2D इको, ECG वगैरह, सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया। और टोटल थायराइड प्रोफाइल, आई बात समझ में। तो ये मेन इन्वेस्टिगेशन LFT RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, टोटल लिपिड प्रोफाइल, इसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, ठीक है। ये मेनली अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, है ना। इसके बाद में देखो हमने अभी तक देखा हाइपरटेंशन के अंदर डेफिनेशन, उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर, उसके बाद में उसके टाइप्स के बाद में उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में याद रखना स्टार्टिंग में पेशेंट क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्लियर है। इसके बाद में अभी देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम यहाँ से देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो बिल्कुल क्लियर है, हाइपरटेंशन एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसकी वजह से हमें जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है ना, उसको हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोलते हैं। और इसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो ICU मस्ट बी नेसेसरी, है ना। पेशेंट को कई बार रिससिटेटिव जो सर्विसेज है ना वो भी रिक्वायर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैनेजमेंट जब भी करेंगे हम हाइपरटेंशन का, तो यहाँ पर 3 स्टेप अप्लाई की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे फर्स्ट वन कौन सा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल को जो भी बैड हैबिट्स है ना उनको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कि प्रॉपर 24 आवर्स का जितना भी रूटीन है ना उसको मैनेज करके रखिए, ठीक है ना। प्रॉपर मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन या फिर योगा, ये टेक्निक्स खुद को स्ट्रेस से दूर करने के लिए ये वाली टेक्निक अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बैड हैबिट्स है ना, बैड हैबिट्स का मतलब क्या हो गया, बैड हैबिट्स के अंदर जैसे स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको या फिर ड्रिंकिंग वगैरह, अल्कोहल, उनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो भी स्ट्रेस की कंडीशन है ना उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, आई बात समझ में। यानी कि इंडिविजुअल के अंदर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ना उनको हम हटाएंगे ना तो वो किसके अंदर आ जाएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद में दूसरा आता है डाइट मॉडिफिकेशन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के अंदर सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। सबसे पहले क्या रखेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट अप्लाई करेंगे पेशेंट को। इसके अलावा सोडियम को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो इसकी वजह से बीपी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, ठीक है, फैट डाइट के अंदर डिक्रीज, आई बात समझ में। कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैटी जो भी सब्सटेंस है उसको अवॉइड कर देंगे, क्लियर है। हाई फाइबर डाइट, ठीक है ना, हाई फाइबर डाइट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन हाई फाइबर। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट, CHO को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, प्रॉपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके से हम उसका डाइट स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा अपना कर रखेंगे। तो पहला कौन सा हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके अंदर जितने भी स्पाइसी फूड वगैरह हैं उनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्लियर हो गया। इसके अलावा यदि और भी जो भी पॉइंट है ना जो कि रिस्क फैक्टर के तौर पर पेशेंट क्या करता है, अप्लाई करता है खुद के ऊपर, उसकी वजह से उनका बीपी कंटिन्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो सारा किसके अंदर आएगा, लाइफस्टाइल के अंदर। प्रॉपर स्लीप वगैरह वो भी इसके अंदर होना चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स नाइट। और उसके बाद में खुद को रिलैक्सेशन टेक्निक को भी क्या करें, यूज करें। इसके अलावा डाइट के अंदर देखेंगे तो मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा
अच्छे से कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, अच्छे से फाइबर वगैरह लेना है, कोलेस्ट्रॉल और अगर अपन यहाँ पर फैटी सब्सटेंस वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, फैट वगैरह है, इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर वो आता है मेडिकल मैनेजमेंट, है ना। यानी कि आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन को कभी भी हम यहाँ पर सर्जरी के द्वारा ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को एक प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट को भी रखना पड़ेगा और इन दोनों के साथ अपने को मेडिकेशन के ऊपर भी प्रॉपर अटेम्प्ट रखना पड़ेगा। तो तीसरा आता है यहाँ पर मेडिकेशन, ठीक है ना, यानी कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्या देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे बात करें अपन मेटाप्रोलोल वगैरह हैं, एटिनोलोल वगैरह, या फिर अगर अपन देखेंगे तो एम्लोडिपिन वगैरह, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है यहाँ पर कौन सा, डाईयूरेटिक्स, है ना। दूसरा कौन सा होता है, डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स के अंदर जैसे अगर अपन बात करें लेसेक्स, है ना, ये हो गया लेसेक्स हो गया, जिसको अपन फ्रोसेमाइड भी बोलते हैं। इसके बाद मेडिकेशन प्रॉपर कंटिन्यू पेशेंट को रखना पड़ेगा। तो जब तीनों स्ट्रेटेजी एक साथ पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, डाइट प्लस में उसका 24 आवर्स का रूटीन और प्लस में मेडिकेशन, धीरे धीरे पेशेंट अपने आप धीरे धीरे किस में आता जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल आता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, है ना, ध्यान से देखना, मैनेजमेंट के बाद में है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हुआ तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहले जो टारगेट ऑर्गन होंगे ना, एक तो होगा रीनल, रीनल का मतलब होगा किडनी। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसके अंदर CRF का मतलब होता है क्रोनिक रीनल फेलियर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, और हार्ट के अंदर टारगेट ऑर्गन के रूप में यहाँ पर हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, याद रखना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ब्रेन, ठीक है। 3 ऑर्गन सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं हाइपरटेंशन में, किडनी, हार्ट और ब्रेन। और ब्रेन के अंदर यहां पर होता है स्ट्रोक, ठीक है, या तो हम इसको स्ट्रोक या फिर हम इसको बोल सकते हैं CVA, है ना, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, याद रखना। तो या तो स्ट्रोक हो सकता है, या फिर क्या हार्ट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर किडनी के अंदर क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर, यानी कि रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट क्या होता जाएगा, अपने आप को सप्रेसिव करता जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने देखा हाइपरटेंशन के अंदर जितनी भी पॉइंट है 1 बाय 1 डिस्कशन किया, जिसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन, इसके बाद में रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। जितने भी रिस्क फैक्टर है ना, ये पूरे जितना भी CVS के डिसऑर्डर हैं सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। इसके बाद में देखा टाइप्स के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, याद रखना, बिनाइन और मैलिग्नेंट में से आता है। बिनाइन के अंदर BP अगर ज़्यादा हो गया तब तक तो ठीक है, लेकिन वाइटल ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है, सेफ होता है। और मैलिग्नेंट के अंदर BP तो इंक्रीज होगा, लेकिन साथ में ये वाइटल ऑर्गन के अंदर भी डिस्फंक्शनिंग डेवलप हो जाती है। इसी वजह से हम उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस और बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर हमेशा इंटेंसिव केयर या इंटेंसिव थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप हुआ, इसके बाद में हमने देखा उसके साइन सिम्टम एसिम्टोमेटिक होता है, उसके बाद में साइन सिम्टम आना अराइज होते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक वायलेशन, पूरे डायग्नोस्टिक वायलेशन सिम्टोमेटिक हमें रूटीन जितनी भी होते हैं वो सारे करवाएंगे। इसके बाद में आता है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 स्ट्रेटेजी, डाइट से रिलेटेड, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड और उसकी मेडिसिन से रिलेटेड, और सबसे लास्ट वन हमने देखा क्या, कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर मेन टारगेट ऑर्गन 3 होते हैं, किडनी, हार्ट और ब्रेन। आई होप आप सभी को ये डिजीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर कंटेंट बहुत अच्छा लगे आपको, अगर कुछ यहाँ से अच्छा अचीवेबल मटेरियल दिखता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी इससे बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।